हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग। मैं हूं आलिम और आप देख रहे हैं बिहारी क्लास। तो आज हम लोग लेकर के आए आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास, जिसमें हम आपको आज देने वाले साइंस के मॉडल पेपर का सारा ऑब्जेक्टिव का आंसर। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन में आपको मिलने वाला है 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का साइंस का मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन। तो देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही दमदार तरीके से इसका आंसर देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और अपनी शेड की पेटी को बांध ले और देखें कि हम कैसे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया कि किसी प्रकाश के स्रोत को सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। अगर किसी प्रकाश के लाइट को अगर उसके सामने अगर कोई चीज हम रख दें तो उससे क्या बनेगा, उसका छाया बनेगा। क्या छाया बनेगा। तो इसका आंसर क्या है, ए होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ए है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत होती है। क्या अनंत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब निश्चित नहीं होती है, वो अनंत तक जाती है, उससे मतलब मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। जितना मीटर होगा उतना उसकी क्षमता होगा। मान लीजिए 1 मीटर है तो इसका क्या होगा, 1 डायमीटर होगा। क्या ये 1 होगा, ठीक है। ये 1 इंचा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर 2 मीटर रहता है तो क्या होता है, 2D होता है, ठीक है। 3 रहता है तो 3D रहता है, ठीक है। वो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल नहीं, मतलब इसका ये वाला 1D 2D 3D ये वाली बात बोल रहे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपसारी हम किसको कहते हैं, यहाँ अवतल को कहते हैं। किसको, अवतल को कहते हैं, ठीक है। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अवतल को। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, मतलब मान लीजिए कहीं पे प्रकाश की चाल कुछ और है, कहीं पे कुछ और है, तो उसका क्या बोलिएगा, भिन्न भिन्न। क्या बोलिएगा, भिन्न भिन्न। तो यहाँ पे क्या है, पहला ही आंसर हमारा सही है, ठीक है। इसको आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी दर्पण के द्वारा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो ये क्या होता है, मात्रहीन होता है। क्या होता है, मात्रहीन होता है, ठीक है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते रहे और इसे रिवाइज करते रहे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का होता है। किसका होता है, हीरा का होता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारा आंसर बी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। क्या बनाता है, अब अभिसारी लेंस क्या बनाता है। तो सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, या फिर कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इसका क्या है, आभासी लेंस गलत लिखा हुआ है क्या। तो इसका क्या होगा, कभी आभासी और कभी वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा जाएगा, सी हो जाएगा। प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है, ठीक है, परिणाम है, मतलब प्रकाश का जो रंग नीला होता है वो किस घटना का
परिणाम है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश का परिकीर्णन। किसका, प्रकाश का परिकीर्णन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो परिकीर्णन है इसी के कारण प्रकाश जो हमको क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, नीला है, लाल है, हरा है, सब हो जाएगा। ठीक है, वृद्ध वृहत संख्या में प्रकाश ग्रहणी कोशिका कहाँ होती है, ये कहाँ होती है, कॉर्निया में, रेटिना में, पुतली में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ये रेटिना में होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस का। ठीक है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थापित होता है, क्या होता है, ये मतलब कब देख सकते हैं, तो इसका क्या होता है, 1/60 सेकेंड। क्या होता है, 1/60 सेकेंड। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो कौन सा मात्रक वाट के बराबर, जूल प्रति सेकंड। क्या होगा, जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है, तो वाट के बराबर होता है। ठीक है, एक किलो घंटा बराबर होता है क्या, एक किलो घंटा किसके बराबर होता है, 100 यूनिट। क्या, 100 यूनिट के बराबर क्या होता है, 1 किलो घंटा वाट, 1 किलो घंटा, सॉरी। ठीक है, क्या प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। क्या, वॉट होता है। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या है, 1 किलो वाट आवर बराबर होता है, क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, ये हमारा हो जाता है कितना, 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। यहां दिया हुआ, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्राप्त किया था, किसने किया था, मैक्सवेल, फ्लेमिंग, स्टर्लिंग और स्ट्रैट। क्या होगा, इसका फ्लेमिंग होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका फ्लेमिंग हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग, यहां दिया गया, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्यूज में क्या होता है, वो एक तार होती है जिसे मतलब किस लिए लगाया जाता है, क्योंकि अगर वोल्ट बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो फ्यूज मतलब उससे उसके अंदर जो तार होता है ना, वो मतलब टूट जाए, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, उष्मीय होगा। क्या, उष्मीय होगा। इसका क्या है, विद्युत धारा की उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, 1 एम्पियर, अगला दिया गया, 1 एम बराबर होता है, क्या होता है, एम्पियर। 1 मीटर एम्पियर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻1 एम्पियर, या 10⁻³ 10⁻², 10⁻�6, क्या होगा, 10⁻⁻³ एम्पियर। ओके, उसके बाद क्या, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो क्या होगा, श्रेणी क्रम। मतलब अगर आप श्रेणी क्रम मतलब सीधे में अगर उसे अगर प्रतिरोध को अगर बढ़ाना है तो उसे सीधे में जोड़िएगा तो ज्यादा होगा, अगर उसको पार्श्व क्रम में जोड़िएगा ना तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यह चीज ध्यान में रखिएगा।
इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण मतलब ज्यादा होता है? तो क्या होगा? ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी, मतलब डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ अगला प्रश्न दिया, सूर्य तथा तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है, क्या होगा? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? ये भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। बांध को इसलिए ही बनाया जाता है क्योंकि उससे मतलब कई सारे मतलब हम लोग ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भूमि को बचाने के लिए उसका उपयोग किया गया, बिजली का उत्पादन करने के लिए किया गया, जल की आपूर्ति करने के लिए किया गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? डिलियन सेल, सूखा सेल, सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सूखा सेल। इसमें जो बच्चे लोग का जो खिलौना होता है, जो हम लोग खेले, आप लोग खेले, सब लोग खेले होंगे, उसके अंदर कौन सा सेल होता है? तो वो होता है सूखा सेल। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? सूखा सेल बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न, जल में वैद्युत अपघटन में कैनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैनोड पे कौन सा गैस मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस CO, सॉरी C, मतलब जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन अभिक्रिया करके क्या बना है? जिंक को अलग कर दिया। ठीक है। उसके बाद कार्बन ऑक्साइड बना है। क्या? कार्बन ऑक्साइड। तो यहाँ क्या होगा? ZnO का उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है। क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है। क्या होगा? कार्बन उपचयित हो रहा है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो निम्न में से कौन सा गैस बनता है? किसके अभिक्रिया के? हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक क्या है? HCl। ठीक है। क्या? HCl। तो इसमें क्या होगा? H2। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? H2। तो हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूना जल को शुद्धित कर देती है? तो कौन सा गैस? तो Cl2। क्या होगा? इसका क्या होगा? Cl2। ओके। उसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaOH2। क्या होगा? CaOH2। ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? CaOH2। क्या होता है? ये बुझा हुआ चूना होता है। अगला प्रश्न देखिए, दंतमंजन प्राय होता है। दंतमंजन क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या? क्षारीय। वो अम्लीयता को खत्म करने के लिए क्या उपयोग करते हैं हम लोग? क्षारीय उपयोग करते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, नींबू में कौन सा अम्ल होता है?
नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में क्या होता है? यहाँ पे क्या है? साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू में कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल। ओके, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मिल्क और मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क और मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? 10.5, मतलब कि 10.5। ओके, उसके बाद क्या है? जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड। क्या है? जिंक ब्लेड। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम लोग अपने क्वेश्चन को लपेट लेते हैं। तो हमारा अगला क्या है? धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है, क्या होगा? तो इसका आंसर क्या है? Au। ठीक है, Au मतलब कि सोना, गोल्ड। ओके, गोल्ड इज गोल्ड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? ये तो CaCl2 भी है, HCl भी है, CO2 भी है। क्या है? HCl नहीं है। ये क्या है? आयनिक यौगिक नहीं है। जो आयन होता है उससे जो यौगिक बनते हैं उससे क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो ये आयनिक यौगिक नहीं है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हीलियम गैस है, सक्रिय, अक्रिय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सक्रिय होगा। क्या होगा? सक्रिय होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर कौन सा है? तो क्या होगा? हीरा होगा। हीरा क्या है? सबसे कठोर है। जो भी पदार्थ है उसमें सबसे कठोर क्या है? हीरा है। उसके बाद क्या है? बेंजीन का अनुसूत्र है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन जो है उसका अनुसूत्र क्या है? C6H6। क्या? C6H6। ओके, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कौन आबंध बनता है? कौन सा आबंध बनता है? हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? बंधन वो कितना बनाता है? एक बनाता है। ठीक है, क्योंकि उसके जो ये कितना बॉन्ड बनाता है? तो एक बनाता है। ठीक है, उसके बीच में एक ही बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है? एक बनता है। जब दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो उसके बीच में कैसा बॉन्ड होगा? ये हाइड्रोजन है, ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा। ठीक है, ये इसका बॉन्ड बन गया। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल सूत्र क्या होगा? CaO। ये इसका केमिकल सूत्र है। ठीक है, ये जो है ये इसका केमिकल सूत्र है। यहाँ अब हमारा अगला प्रश्न, अब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हम लोग को मिल गया। क्या? चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। क्या? C12H22O11। ये याद कर लीजिए, ये क्या होता है? ये चीनी का होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? 6H12O6। ठीक है, आप बोलिएगा भाई एक नंबर बोल रहे हैं, मतलब इंग्लिश में 6 बोल रहे हैं, एक को 12 बोल रहे हैं। ये मतलब हमको आसान लगता है इसलिए बोलते हैं, डोंट माइंड। ओके, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अक्रियशील होता है? तो इसका क्या होगा? C2H4। क्या? C2H4 ये क्या होता है? सबसे अधिक अक्रियशील होता है। ओके, जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। देख लेते, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? मेंडलीव ने कौन सा मापदंड अपनाया था? तो वो न्यूट्रॉन संख्या पे, परमाणु द्रव्यमान पे, परमाणु संख्या पे या मोल संख्या पे? किस पे किया था? तो वो परमाणु द्रव्यमान पे किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षार धातु नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षार धातु नहीं है? ये है
Mg जो है वो क्षार धातु नहीं है, वो अम्ल है। क्या है? अम्ल है। मैग्नीशियम। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन समूह का सदस्य है? हैलोजन समूह का कौन सा सदस्य है? इसमें देख लेते हैं, बेरियम, ब्रोमीन या बोरॉन, बेरिलियम। क्या होगा इसका? क्या होगा? बोरियम, सॉरी बोरियम नहीं, इसका क्या होगा? बेरिलियम। ब्रोमीन, ब्रोन, इसका आंसर क्या होगा? ब्रोन होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? ब्रोन होगा। हैलोजन समूह का कौन सा सदस्य है? तो ब्रोन है। ठीक है, इसका केमिकल, सॉरी इसका ये होता है Br होता है, मतलब ब्रोन। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जिंक की परमाणु संख्या है। जिंक की परमाणु संख्या कितनी है? तो वो 30 है। ठीक है, सीधा सीधा याद कीजिए, 30 है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऋणात्मक होता है? विद्युत ऋणात्मक कौन सा होता है? अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। और धातु क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है। ओके, जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी। एनर्जी एनर्जी। राजस्थान के लिए किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? क्या इसका क्या था? रेनी था। क्या था? रेनी। रेनी नाम का गांव था, वहां चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने अपनी जानें दे दी थी। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? किसके कारण पर्यावरण में मतलब संतुलन बिगड़ जाता है? क्या वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, अधिक हरे पौधे का उगना, जैव विविधता। क्या होगा? मनुष्य का बढ़ना, मतलब कि बढ़ती मानव जनसंख्या, जितना मनुष्य बढ़ेगा उतना ज्यादा ना मतलब खपत होगा किसी भी चीज का, और उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। इसलिए क्या यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाए। बढ़ती मानव जनसंख्या को के कारण ही मतलब अपने पर्यावरण का जो है ना संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तु का पूर्ण चलन, वस्तु का पूर्ण उपयोग, वस्तु के उपयोगों में कमी, इनमें से सभी। जी हाँ, ये सभी काम करेंगे तो हो सकता है वायु, ये जो पर्यावरण है उसमें प्रदूषण कम हो। ठीक है, ये सभी चीज को आप अपने रियल लाइफ में भी उपयोग करें। किसी चीज को मतलब ऐसा ना उपयोग करें जिससे मतलब प्रदूषण फैले, इसलिए मिनिमम यूज कीजिए किसी भी चीज का, उससे अच्छे से यूज कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, सिलिकॉन, प्लास्टिक। क्या होगा इसका? सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है किसमें? सौर सेल में, सॉरी। ठीक है, अगर बोलने में अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा नया हूं, इसलिए मुझे बोलने में ना थोड़ा एफ्रीड होता है। आप लोगों के सामने में थोड़ा मतलब दिक्कत है, लेकिन कुछ दिनों में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से मतलब बोलूंगा, कहीं पे कुछ डाउट नहीं रहेगा। इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुक्त बायोगैस है? कौन सा मुक्त बायोगैस है? तो बायोगैस क्या है? CH4 C2H6 है, C4H10 है। क्या होगा? C2H6 इसका क्या होगा? बायोगैस का मुक्त बायोगैस है। ओके, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होता है? इनामेल। ओके, इनामेल। थोड़ा दिक्कत हो जाता है पढ़ने में। जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में। क्या? अमाशय में। यह नहीं कि अग्नाशय में लगा के आ जाइए, कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं,
निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? निम्नलिखित में कौन सा मतलब वसा पाचन के में सहायक होता है? ठीक है, तो ये क्या होगा? लाइपेज, लाइटिन, माल्टेज, लैक्टेज, क्या होगा? लैक्टेज, क्या होगा इसका? तो इसका लाइपेज हो गया। क्या होगा? लाइपेज हो जाएगा। ये जो पाचन में जो कौन सा वसा उपयोग में आता है, तो क्या होगा? लाइपेज आता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, पीत रस का रंग होता है। पीत रस का रंग क्या होता है? पीला होता है। क्या? पीला होता है। पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन कैसे होता है? तना में, जड़ में, पत्तियों में, इनमें से सभी। क्या होगा? पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? पौधों में, तो पत्तियों में होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हरे पौधों रात्रि में किस गैस का निकासन करती है? तो रात में किस गैस का निकासन करती है? तो ये होगा CO2। ठीक है, क्या? CO2। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? कितने ATP का निर्माण होता है? तो 2 ATP। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, समान डायस्टोलिक रक्त दाब होता है। क्या होता है? 80 mmHg। ठीक है, ये इसका सामान्य होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो क्या होगा? तना में, पत्तियों में, फूल में, क्या होगा? इनमें से सभी में। ठीक है, इन सभी में होता है। क्या होता है? पौधों के तनों में होता है, पत्तियों में होता है, फूल में होता है वाष्पोत्सर्जन। अस्तित्व क्या है? अस्थि क्या है? ये पदार्थ है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं है, उत्तक है। क्या होगा? इसका आंसर उत्तक हो जाएगा। क्या? उत्तक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। क्या होता है? छाल में, पत्तियों में, कोशिका, रितिकाओं में, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है,